नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जगदीश शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है देवनागरी लर्निंग। दोस्तों, आज से हम एक श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है करंट अफेयर की श्रृंखला, जिससे आपके करंट अफेयर में समसामयिक ज्ञानों में इजाफा होने वाला है, क्योंकि हम अब समसामयिक ज्ञान को आपके साथ में साझा करने वाले हैं। उस ज्ञान को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब हमारे इस चैनल पर बहुत सारी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संबंध में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो आपको इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है मयंक सर हिंदी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो जुड़े हुए नहीं हैं वो मयंक सर हिंदी वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, मयंक सर हिंदी के नाम से भी है और देवनागरी लर्निंग के नाम से है। आप दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी समय पर आपको जो है वो वीडियोस देखने को मिल सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तीसरा जो है वो आपका इंस्टाग्राम है, वो भी मयंक सर हिंदी के नाम से है और देवनागरी प्रकाशन के नाम से है, तो आप चाहें तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है 26वां हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव का नाम सुनते ही हमें जो है उत्सवों का उत्सव या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स जो है वो हमारे दिमाग में आने लगता है। ठीक है, तो 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो 4 विकल्प हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड में आपको जो है वो एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में हॉर्नबिल महोत्सव देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। और हर साल जब ये होता है तो कोई ना कोई एक स्टेट पार्टनर जरूर होता है, और इस बार स्टेट पार्टनर है 2025 में, वो है अरुणाचल प्रदेश। ये कब से शुरुआत होती है? तो ये 1 दिसंबर से हर साल की इसकी शुरुआत की जाती है और इसका अभी जो है वो 26वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका आयोजन किस गांव में होता है? तो किसामा हेरिटेज विलेज में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड का जो है वो राजधानी कोहिमा है। नागालैंड से संबंधित अभी एक मूवी भी देखी होगी ना आपके, द फैमिली मैन के नाम से जो है मूवी आई थी, जिसमें नागालैंड के बारे में बताया। अभी आजकल बहुत सारी ऐसी मूवीज आ रही हैं जहां पर आपका पूर्वी उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसको कवर किया जा रहा है। ठीक है, एक शायद एक और आई थी पाताल लोक, उसमें भी मणिपुर मेघालय के बारे में बताया गया था। यहाँ पर नागालैंड के बारे में, वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, वहाँ का जो है वो लोक जीवन कैसा है, वहाँ पर क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को इन वेब सीरीज के जरिए, इन फिल्मों के जरिए दिखाया जा रहा है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। सबसे बड़ा शहर जो है वो है दीमापुर। ठीक है, मुख्यमंत्री नेफियो रियो और राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी देखने को मिलते हैं। नाम ही है नागालैंड, तो यहाँ की जो मुख्य जनजाति है वो है नागा, और इसके संबंध में कई इसकी उपजातियां हैं, जैसे कि आओ, कोन्याक, अंगामी, सेमा, लोथा आदि। तो ये तो हो गया हमारा हॉर्नबिल के बारे में। अगला जो देखिए, अगली खबर है, भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 2025 में कब निर्धारित है? हमें पता है कि यह 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। यहां पर बोला जा रहा है शीतकालीन सत्र जो है वो कब निर्धारित है, तो हमें पता होना चाहिए दिसंबर 1 से 19, मतलब शुरुआत इसकी 1 से है और निर्धारित किया गया है कि 19 दिसंबर को ये जो है वो इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 2025 1 दिसंबर 2025 से शुरुआत होने वाला है और ये 19 दिसंबर 2025 को इसकी समाप्ति हो जाएगी, निर्धारित किया गया है। पता है, नाम ही है शीतकालीन सत्र, तो शीतकाल में आयोजित किया जाएगा और इसमें 2 सदन जो है वो उपस्थित होते हैं। दोनों सदनों में ये होता है, तो पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। 2 ही होते हैं तो 2 ही देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी हमने देखा था 3 प्रकार के सत्र होते हैं, एक होता है बजट, एक होता है शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो अभी हम शीतकालीन की बात कर रहे हैं।
एक बात और ध्यान रखना है, इन सत्रों का जो है वो उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो भारतीय संविधान में संसद के सत्रों का उल्लेख हमें आर्टिकल 85 में देखने को मिलता है। इसे बुलाता कौन है, इसे राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है। एक वर्ष में संसद कितने जो सत्र कितने होने चाहिए, तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, जो अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। और संसद सत्र की अवधि राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑर्डर पर जो है वो तय की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे शीतकालीन सत्र, जो कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर, मतलब विकास वृद्धि जो है वो कितनी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए जो विकास वृद्धि हुई है वो है 8.2%। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही, ठीक है, जुलाई सितंबर 2025 की पूरी हुई है। ठीक है, इस तिमाही में भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही है। इसी दौरान नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 8.7% रही है। इसका सही आंसर होगा 8.2। अब जब भी कहीं पर कुछ होता है, जब भी कहीं पर कोई आपदा आती है, तो भारत जो है वो सबसे पहले सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है। और इसी की बात हम करने वाले हैं कि श्रीलंका में एक चक्रवात आया जिसका नाम था दित्वा। दित्वा नाम दिया है यमन ने। वहां पर जो है वो बहुत अफरा तफरी मचा दी, लेकिन भारत सबसे पहले खड़ा होता है और उसने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन सागर मित्र, ऑपरेशन सागर मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑपरेशन सागर बंधु। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन 3 महत्वपूर्ण बात है, नाम किसने दिया, यमन ने दिया, नाम क्या है दित्वा, कहां पर आए, श्रीलंका में, और भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, कौन सा अभियान चलाया, तो वह है ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, दित्वा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन के दौरान आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई। सीधी सी बात है, जब ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो उनको बचाने का कार्य किया जाता है और कई राहत सामग्री जो है वो उनको भेजी जाती है, क्योंकि जान माल की हानि हुई होती है, तो इसके लिए ये दूसरे देश इसमें सहायता करते हैं। 57 से अधिक फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और इस चक्रवात का नामकरण जो है वो यमन ने किया है। 1 मिनट, हाँ, यमन ने किया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है, तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो 2025-29 इस अवधि के लिए चुना गया है। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं कैसे भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सक्रिय भागीदारी को जो है वो दर्शाता है। हम तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कुछ बेहतर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने एक बेहतर किया है। कार्यकाल जो है वो 2025 से 29 तक का जो है वो देखने को मिलता है। क्या मैंने यही बताया था? हाँ, मैंने यही बताया था। इस बोर्ड में चुने जाने से भारत की शिक्षा, अब देखो लिखा ही हुआ है एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, तो शैक्षिक, ठीक है, वैज्ञानिक और आपका सांस्कृतिक। तो देखिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र की में भूमिका मजबूत होगी। आगे बात करते हैं, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापना वर्ष है, मुख्यालय पेरिस और फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस। सदस्य देश वर्तमान में 193 सदस्य देश है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और समझने लायक है, क्योंकि हम यूनेस्को को कई हेरिटेज साइट्स के उससे जानते हैं, या फिर हम शहरों के उसके नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे साइट्स की बात करें तो आपको भीमबेटका मिल जाता है, खजुराहो मिल जाता है, सांची मिल जाता है। तो ये सांस्कृतिक हो गया, शैक्षिक हो गया, और जो वैज्ञानिक चीजें हो गई उनको बेहतर करने के लिए सक्रिय भूमिका के रूप में ये काम करता है, जो कि है यूनेस्को। ठीक है, हमारे 2025 से 2029 तक हमारी सक्रिय भूमिका के लिए हमें वहां पर जोड़ा गया है। चलिए, देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ है? आपने उसमें देखा होगा रील्स वगैरह में कि जैसे कुछ ब्रिज होते हैं जिनके नीचे कांच होता है और कांच फूटने लगता है तो बच्चे लोग डरने लगते हैं। वही है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। ये हमारे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है वो
बनाया गया है और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि ये ग्लास स्काई वॉक ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जो कि विशाखापत्तनम में है। देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक है, ठीक है, लगभग 55 मीटर के आसपास का है और 1000 फीट समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर है। इस ब्रिज का निर्माण जो है वो 77 करोड़ की लागत से हुआ है। भगवान करे टूटे ना, ठीक है। बहुत सारे ब्रिज के नाम से यही होता है कि भाई ब्रिज ध्वस्त हो गया और यही सारी चीजें हैं, तो ऐसा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। BAHS, ठीक है, 2025 हस्बेंड्री के लिए BHS जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको जानवरों से प्राप्त, पशुओं से प्राप्त जो भी उत्पाद होते हैं वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो अंडा हो, मांस हो, दूध हो, ऊन हो, ठीक है, शहद हो, तो ये सारी चीजें वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो इन्होंने ये कहा है भारत किस उत्पादन विश्व में पहले स्थान पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा दूध में पहले स्थान पर है। दूध में हम पहले स्थान पर हैं, अंडे में हम दूसरे स्थान पर हैं और मांस में हम चौथे स्थान पर हैं, ठीक है। तो दूध में पहले स्थान पर, अंडे में दूसरे स्थान पर और मांस में हम चौथे स्थान पर। चलो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 BHS 2025 के अनुसार भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में 247.87 मिलियन टन रहा है, ठीक है। अंडा उत्पादन पर हम दूसरे स्थान पर हैं और मांस उत्पादन पर हम चौथे स्थान पर, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता, ठीक है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? कई रजत पदक उठा लिए हैं, कई ब्रॉन्ज उठा लिए हैं और इसके आधार पर हमने 8वें नंबर का स्थान ग्रहण किया है। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह प्रतियोगिता एक एशिया स्तरीय कौशल प्रतियोगिता है, जिसमें एशिया के कई देशों के युवा तकनीकी पेशा, अन्य कौशलों, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। भारत की टीम में 23 प्रतियोगी थे, जिन्होंने 21 कौशल में हिस्सा लिया, ठीक है। 2025 में कुल लगभग 29 देशों ने भाग लिया था। भारत ने, अभी हमने बात की, 8वां स्थान मिला है। भारत को मिला है, एक रजत मिल गया है, 2 कांस्य मिल गए हैं और मेडिटेरियन फॉर एक्सीलेंस भी पुरस्कार हमें 3 मिल गए, ठीक है। तो 8वें स्थान पर हम रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? पहले था टोक्यो, लेकिन उसको पछाड़ते हुए इंडोनेशिया का जाकार्ता जो है वो आगे बढ़ गया है। सेकंड नंबर पर आपको जो है वो ढाका देखने को मिल रहा है, तीसरे नंबर पर जो है वो आपको टोक्यो देखने को मिल रहा है और चौथे नंबर पर हमारी प्यारे भारत देश की नई दिल्ली देखने को मिल रहा है। तो टोक्यो को पछाड़ते हुए जो है वो जाकार्ता आगे आ गया और फर्स्ट नंबर पर आ गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार जाकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसने टोक्यो को पीछे पछाड़ा है, ठीक है। जाकार्ता फर्स्ट पर है, ढाका, टोक्यो और बाद में चौथे नंबर पर नई दिल्ली देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में ज्ञानेश कुमार। अब इन व्यक्तियों को तो कौन नहीं जानता। जब आपने देखा होगा कि बीच में राहुल गांधी जी ने जो है वो कुछ प्रश्न उठाए थे चुनाव आयोग पर, तब वहां पर ज्ञानेश कुमार जी ही आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये महिलाओं का जो वोट दिया हुआ है ये पूरी तरीके से प्राइवेसी का हनन होगा यदि हम ये दिखा देंगे क्या, ठीक है। तो वो मीम्स में भी काफी वायरल हुए थे। तो ज्ञानेश कुमार किस पद पर रहकर IDEA का अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ज्ञानेश कुमार आपको पता है कि भाई क्या थे, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनको अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल IDEA का वर्ष 2026 के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल IDA हम इसे कह सकते हैं, सॉरी आइडिया हम इसे कहते हैं, अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 1995 में की गई। मेंबर देश की बात करें तो 35 है और मुख्यालय जो है स्टॉकहोम, स्वीडन है, ठीक है। तो ये आइडिया का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है।
चुनाव जो हमारे आयुक्त रहे हैं, नाम था ज्ञानेश कुमार, उनको। तो इन व्यक्तियों को तो आप जानते होंगे, मीम वगैरह पर आपने काफ़ी देखा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने यहाँ पर 10 नई खबरों के साथ में फटाफट देख लिया। नई चीज़ों को आप बिल्कुल अपने कॉपी में चाहें तो वो लिखते जाइए, नहीं लिखना है तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे मयंक सर हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फटाफट जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चाहें तो आप उससे वापस से नोट्स बना सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो भाई आप इसको रिकॉल करते रहिएगा। वैसे एक बात और मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये अभी श्रृंखला चल रही है, इसको भी लेके आते रहेंगे। मासिक भी लेकर आएंगे, 6 मासिक भी लेकर आएंगे और वार्षिक भी लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।